यूजीसी की जो नई गाइडलाइन आई है, जिसमें वंचित वर्ग के लिए कुछ कानून बनाए गए हैं ताकि उनके खिलाफ भेदभाव ना हो, एससी, एसटी और ओबीसी के लिए। उद्देश्य में तो निसंदेह ये अपने आप में एक अच्छा ये गाइडलाइन भी है, क्योंकि हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि समाज में भेदभाव आज भी है। लेकिन कुछ फंडामेंटल जो इसमें कमियां हैं, उसकी तरफ मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा। सबसे प्रमुख बात है कि इस बार ओबीसी को भी वंचित और पीड़ित वर्ग में ऐड कर दिया गया है। इसके पहले सिर्फ एससी, एसटी ही थे। तो ऐसी क्या वजह हुई कि ओबीसी को इसमें ऐड करना जरूरी समझा गया? सरकार ने स्पष्ट नहीं किया है। लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ जनरल जो कैटेगरी है उसको संभावित दोषी मान के चला जा रहा है। एक वर्ग विशेष को यह माना जा रहा है कि सिर्फ वही किसी को जातिगत आधार पर भेदभाव कर सकता है, जबकि हम ये जानते हैं कि एक महीन पिरामिड है भारत की सामाजिक संरचना में, जिसमें हो सकता है कुछ ऐसे मामले भी आते हैं जहां ओबीसी, एससी, एसटी के संग भेदभाव करे, या एसटी की कुछ जातियां जो उनसे भी निम्नतर जातियां वो ऐसा मानते हैं उनके संग भेदभाव करें। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये अपने उद्देश्य में पूरी तरह सफल होता नहीं दिख रहा है। इसके अलावा अगर कोई पीड़ित पक्ष फेक कंप्लेंट करता है, कुछ हो सकता है स्टूडेंट में आपस की रंजिश हो और वो फेक कंप्लेंट करता है, एक निराधार आरोप लगाता है और ये पाया जाता है कि आरोप निराधार था, तो ऐसे में उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती, जबकि इसके पहले ऐसा नहीं था। गाइडलाइन में ऐसी व्यवस्था थी कि अगर कोई फेक कंप्लेंट करेगा तो उसके खिलाफ भी सजा का प्रावधान था। तो एक तरह से उसको इम्यूनिटी दे दी गई है, एक प्रोत्साहन भी कह सकते हैं, जहां वो निर्भीक होकर अपने पर्सनल स्कोर्स को सेटल कर सकता है इसके माध्यम से। साथ ही सजाएं पहले से ज्यादा सख्त की गई हैं और इस लिहाज से कुछ ऐसे विवाद है जिन पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अगर आज भी हम जातिगत आधार पर हम इस तरह की गाइडलाइन जारी करते हैं तो कहीं ना कहीं हम एक जाति बोध पैदा कर रहे हैं स्टूडेंट्स के बीच में। और जिस तरह हम इलेक्शंस को अवॉइड करते हैं कुछ कॉलेज यूनिवर्सिटीज में कि वहां ना हो, ताकि बच्चे के अंदर बहुत राजनीति के अभी इस स्तर पे वो सक्रिय ना हो, तो फिर अभी उसके अंदर ये जाति बोध क्यों पैदा करना? इससे बेहतर होता है कुछ सॉफ्ट स्किल्स, कुछ इस तरह के प्रोग्राम्स, वर्कशॉप होती जो एक कास्ट सेंसिटाइजेशन, उसके प्रति संवेदनशीलता पैदा करती। साथ ही अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो अमेरिका में इसको लेकर कुछ जो नए फैसले हैं वो काफ़ी, मुझे लगता है कि मॉडर्न तरीके से उसको हैंडल करने की कोशिश की गई है, काफ़ी आधुनिक तरीकों से। जैसे कि अभी हाल में 2023 में सुप्रीम कोर्ट जो अमेरिका की, उन्होंने एक फैसला दिया कि हमें कलर ब्लाइंड होके पॉलिसीज को बनाना होगा, संविधान को देखना होगा, क्योंकि जो अमेरिका का संविधान है वो कास्ट, वो रेस को लेकर न्यूट्रल है। तो इसलिए कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में हम जाति के आधार पर कोई नियम या वहाँ के संरचना को देखें तो नस्ल के आधार पर हम कोई नियम कानून नहीं बना सकते, क्योंकि एक तरह से ये नस्ली भेदभाव को बढ़ाने वाला ही सिद्ध होगा। लेकिन हमारे यहाँ इसके उलट हम देख रहे हैं कि चीज़ें हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि एक तो ये एससी एसटी एक्ट जो ऑलरेडी 1989 का अस्तित्व में था, उसका एक कैंपस एक्सटेंशन माना जा रहा है, क्योंकि वो पहले से ही उसके लिए प्रावधान थे। और दूसरी बात ये भी कही जा रही है कहीं ना कहीं ये जातिगत तुष्टीकरण की राजनीति भी प्रतीत हो रही है, जिस तरह से ओबीसी को, क्योंकि एक बड़ा वर्ग, एक वोट बैंक है ओबीसी, और कहीं ना कहीं उसको साधने की कोशिश भी की जा रही है। लेकिन मेरा ये सुझाव है कि अब